दोस्तों, आज हम उन नेताओं की बात करेंगे जिन्हें कभी लगा था कि पार्टी उनके दम पर चलती है, लेकिन वक्त ने उन्हें यह समझा दिया कि राजनीति में सिर्फ चेहरा नहीं, संगठन भी मायने रखता है। कुछ नेताओं ने गुस्से में बीजेपी छोड़ी, कुछ ने अपनी अलग पार्टी बनाई, कुछ विपक्ष के साथ चले गए और कुछ ने दावा किया कि उनके बिना बीजेपी का राजनीतिक वजूद खत्म हो जाएगा। लेकिन चुनावी नतीजों ने जब तस्वीर बदली तो कई नेताओं को वापस उसी पार्टी का दरवाजा खटखटाना पड़ा। तो आखिर वो 10 नेता कौन हैं जिन्होंने बीजेपी छोड़ी और बाद में पछताए? आज ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी का स्पेशल सेगमेंट बिहाइंड द न्यूज। दोस्तों शुरुआत करते हैं बाबूलाल मरांडी से। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े आदिवासी चेहरों में से एक रहे। साल 2006 में पार्टी के भीतर मतभेदों के बाद उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया। उन्हें लगा कि अब अपना अलग राजनीतिक साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, झारखंड विकास मोर्चा। उम्मीद थी कि झारखंड की जनता उनके पीछे खड़ी होगी और बीजेपी का असर कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन राजनीति में सिर्फ उम्मीद से चुनाव नहीं जीते जाते। बाबूलाल मरांडी ने करीब 14 साल तक अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए जमीन पर मेहनत की, चुनाव पर चुनाव लड़े, लेकिन राजनीतिक मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती गईं। उनकी पार्टी के विधायक भी धीरे धीरे दूसरी पार्टियों का रुख करते गए और बाबूलाल मरांडी अपनी ही पार्टी को संभालने की कोशिश करते रह गए। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब 14 साल बाद उन्हें एहसास हुआ कि अकेले दम पर बड़ी राजनीतिक ताकत खड़ी करना कितना मुश्किल है। साल 2020 में उन्होंने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया, यानी जिस बीजेपी से अलग होकर उन्होंने अपनी नई राजनीतिक जमीन बनाने की कोशिश की थी, आखिरकार उसी बीजेपी में उन्हें वापस लौटना पड़ा। सोचिए, जो 14 साल राष्ट्रीय राजनीति में अपना दबदबा बनाने में लगाए जा सकते थे, वो अपनी अलग पार्टी को बचाने में निकल गए। इसे कहते हैं गुस्से में आकर अपना ही घर फूंक देना। इसके बाद बात आती है उमा भारती की, जिनकी आवाज कभी बीजेपी की सबसे बुलंद आवाजों में गिनी जाती थी। उमा भारती फायर ब्रांड नेता के तौर पर आज भी जानी जाती हैं। राम मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा रही और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। साल 2005 में पार्टी की टॉप लीडरशिप से अनबन के बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ने का फैसला कर लिया था। उन्हें लगा कि उनका व्यक्तिगत प्रभाव इतना बड़ा है कि वो अकेले ही मध्य प्रदेश की राजनीति को हिला सकती हैं। उन्होंने बनाई भारतीय जनशक्ति पार्टी। उम्मीद थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में उनके साथ आ जाएंगे, लेकिन साल 2008 के विधानसभा चुनाव ने पूरी तस्वीर बदल दी। उनकी पार्टी का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा और उसे बेहद सीमित सफलता मिली। जिस मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी उनका दबदबा था, वहीं उनकी राजनीतिक जमीन कमजोर होती चली गई। लेकिन असली सवाल था, आखिर इसका नतीजा क्या निकला? करीब 6 साल तक अलग राजनीतिक रास्ते पर चलने और चुनावी झटके देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि राजनीति में संगठन की ताकत कितनी जरूरी है। और फिर साल 2011 में उन्होंने बीजेपी में वापसी कर ली। वापसी हो तो गई, लेकिन जो पुराना दबदबा और राष्ट्रीय स्तर का कद था, वो दोबारा उसी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया। इसके बाद 8वें नंबर पर बीएस येदियुरप्पा आते हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी का पहला बड़ा राजनीतिक आधार खड़ा करने वाले नेताओं में से एक येदियुरप्पा माने जाते हैं। कर्नाटक में कभी उनका नाम ही बीजेपी का पर्याय माना जाता था, लेकिन साल 2012 में मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद पार्टी नेतृत्व से उनके मतभेद बेहद बढ़ गए। गुस्से में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और बनाई कर्नाटक जनता पक्ष यानी कि केजेपी। उन्हें भरोसा था कि कर्नाटक में बीजेपी उनके बिना बिखर जाएगी, लेकिन असली झटका साल 2013 के विधानसभा चुनाव में लगा। उनकी पार्टी केजेपी को महज 6 सीटें मिली, यानी बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में उन्होंने अपना भी राजनीतिक आधार कमजोर कर लिया। कांग्रेस की सरकार बन गई और येदियुरप्पा सत्ता से बाहर हो गए। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि बीजेपी से अलग होकर वे एक बड़े राष्ट्रीय संगठन की नेता की जगह सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत तक सीमित हो गए। और पछतावा इतना बड़ा था कि ज्यादा वक्त नहीं लगा। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वापस बीजेपी में आ गए। यानी जिस नेता को यह लगा था कि उनके बगैर पार्टी कमजोर हो जाएगी, उसी पार्टी में वापस आना पड़ा। इसके बाद नंबर 7 पर आते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। बॉलीवुड के शॉटगन, बीजेपी के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री। शत्रुघ्न सिन्हा को कौन नहीं जानता। एक वक्त ऐसा था जब वो बीजेपी के बड़े चेहरे थे। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के दौर में वो केंद्र की राजनीति में बड़ा नाम थे, लेकिन बाद के दौर में वो बीजेपी नेतृत्व पर लगातार सवाल उठाने लगे। साल 2019 में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए।
उन्होंने पटना साहिब से चुनाव लड़ा, लेकिन चुनावी नतीजे आए तो उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। जिस सीट से वो अपनी राजनीतिक ताकत दिखाना चाहते थे, वहीं उन्हें बड़ा झटका लगा। इसके बाद कांग्रेस में भी उन्हें वैसा राजनीतिक भविष्य नहीं दिखाई दिया जैसा वो चाहते थे, और फिर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का रुख किया। बंगाल के आसनसोल से वो सांसद बने, लेकिन सवाल यही रहा, कभी दिल्ली की राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा चेहरा रहे शत्रुघ्न सिन्हा आज एक क्षेत्रीय पार्टी के सांसद तक कैसे सीमित हो गए। अटल आडवाणी दौर का राष्ट्रीय कद हुआ करता था, केंद्रीय मंत्री का पद मिला था, दिल्ली के पावर कॉरिडोर में पहुंच, लेकिन एक दिन सब पीछे छूट गया। और राजनीति में इसे ही कहते हैं ऊंचाई से नीचे आना। दोस्तों, इसके बाद नंबर 6 पर आते हैं यशवंत सिन्हा। देश के पूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा बीजेपी के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में उनकी गिनती होती थी, लेकिन साल 2018 में नेतृत्व से मतभेदों के बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। उन्हें उम्मीद थी कि उनका अनुभव, उनकी आर्थिक समझ और उनकी राजनीतिक पकड़ विपक्ष के लिए बड़ा हथियार साबित होगी। उन्होंने अलग अलग राजनीतिक मंचों पर सक्रियता बढ़ाई। फिर साल 2021 में वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और बड़ी दिखाई दी। साल 2022 में उन्हें विपक्ष ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उन्हें उम्मीद थी कि विपक्ष की एकजुटता उन्हें देश का प्रथम नागरिक बना सकती है, लेकिन सामने थी द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए और यशवंत सिन्हा को हार का सामना करना पड़ा। यानी बीजेपी छोड़ी तो उम्मीद थी कि विपक्ष की राजनीति में बड़ी भूमिका मिलेगी, लेकिन न बीजेपी में रहे, न टीएमसी में कोई केंद्रीय भूमिका बन पाए और न राष्ट्रपति बन पाए। ऐसी स्थिति बन गई कि उनका राजनीतिक प्रभाव पहले की तुलना में काफी सीमित हो गया। इसे कहते हैं आसमान छूने की चाह में जमीन भी खो देना। इसके बाद नंबर 5 पर बात करते हैं शंकर सिंह वाघेला की। गुजरात की राजनीति का वो नेता जिसने कभी बीजेपी के शुरुआती विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई थी। नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर उन्होंने गुजरात में आरएसएस और बीजेपी के आधार को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन साल 1996 में मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी के भीतर टकराव बढ़ गया। वाघेला ने बीजेपी से अलग होकर राष्ट्रीय जनता पार्टी बनाई। कांग्रेस के बाहरी समर्थन से वो कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, लेकिन ये राजनीतिक सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। बाद में उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया, लेकिन सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब जिस बीजेपी को उन्होंने छोड़ा था, वही गुजरात में लगातार मजबूत होती चली गई। बीजेपी गुजरात की राजनीति में ऐसी मजबूत ताकत बन गई कि वाघेला का अपना राजनीतिक प्रभाव लगातार कमजोर होता गया। वो कांग्रेस में रहे, लेकिन वहां भी उन्हें वो राजनीतिक सम्मान और प्रभाव नहीं मिला जो बीजेपी के दौर में मिला करता था। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, एनसीपी गए, फिर अलग राजनीतिक मोर्चा बनाया, लेकिन जनता ने उन्हें कहीं भी पहले जैसा समर्थन नहीं दिया। जिस नेता ने गुजरात में बीजेपी का पौधा लगाने में भूमिका निभाई थी, वही नेता बाद में अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए संघर्ष करता दिखाई दिया। इसके बाद बात आती है कल्याण सिंह की, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक रहे। साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी से मतभेदों के बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई। उन्हें लगता था कि यूपी का पिछड़ा वर्ग और हिंदू वोट बैंक उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है और उनके बिना बीजेपी उत्तर प्रदेश में कमजोर हो जाएगी। लेकिन अलग पार्टी बनाने के बाद राजनीतिक समीकरण उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चले। उनकी नई राजनीतिक ताकत बीजेपी का विकल्प नहीं बन सकी और आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि जिस संगठन को छोड़कर वो अलग हुए थे, उसकी ताकत कितनी बड़ी थी। साल 2004 में उन्होंने बीजेपी में वापसी की, लेकिन तब तक काफी राजनीतिक समय निकल चुका था। जो समय और राजनीतिक प्रभाव उन्होंने गंवाया था, उसे पूरी तरह वापस पाना आसान नहीं रहा। अब जगदीश शेट्टार पर आते हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ लिंगायत नेता के रूप में पहचान रखने वाले साल 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और नए चेहरों को मौका देने का फैसला किया, तो उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया और कांग्रेस का हाथ थाम लिया। उन्हें उम्मीद थी कि उनका राजनीतिक प्रभाव कांग्रेस के लिए बड़ा फायदा साबित होगा। खासकर उनकी पारंपरिक सीट हुबली धारवाड़ सेंट्रल पर उनका मजबूत आधार माना जाता था। लेकिन चुनावी नतीजों ने उन्हें बड़ा झटका दिया। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में वो अपनी पारंपरिक सीट से 34,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। कांग्रेस की सरकार तो बन गई, लेकिन शेट्टार खुद विधानसभा नहीं पहुंच सके। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि टिकट के विवाद में पार्टी छोड़ना उनके लिए राजनीतिक रूप से भारी पड़ गया
और फिर ज्यादा वक्त नहीं लगा, साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी में वापसी कर ली। यानी जिस पार्टी से टिकट न मिलने के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया था, आखिरकार उसी बीजेपी में वापस लौटना पड़ा। इसके बाद नंबर 2 की बात आती है नवजोत सिंह सिद्धू की। पूर्व बीजेपी सांसद, टीवी शो के स्टार और पार्टी के चर्चित प्रचारक। साल 2016 में उन्हें लगा कि बीजेपी में उनकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और साल 2017 में कांग्रेस में शामिल हो गए। पंजाब की राजनीति में आने के बाद उनकी महत्वाकांक्षा और बढ़ी। उन्हें लगा कि वो मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदारों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के भीतर उनकी खींचतान लगातार बढ़ती गई। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। पार्टी के भीतर विवाद इतना बढ़ा कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर इसका बड़ा असर पड़ा। और फिर आया साल 2022 का विधानसभा चुनाव। सिद्धू को उम्मीद थी कि पंजाब की राजनीति में उनका दबदबा कायम रहेगा, लेकिन नतीजों ने उन्हें बड़ा झटका दिया। वो अपनी अमृतसर ईस्ट सीट से ही चुनाव हार गए। कांग्रेस भी पंजाब की सत्ता से बाहर हो गई और आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली। आज सिद्धू न पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, न विधायक हैं, और न ही वो राजनीतिक भूमिका दिखाई देती है जिसकी कभी उनसे उम्मीद की जाती थी। यानी बीजेपी छोड़कर जिस बड़े राजनीतिक मुकाम की तलाश थी, उसका सफर उन्हें एक बेहद अलग मुकाम पर ले गया। इसके बाद बात आती है स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देते वक्त उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बड़ा राजनीतिक दावा किया। उन्हें भरोसा था कि उनके साथ उनका मौर्य कुशवाहा वोट बैंक भी बीजेपी से अलग हो जाएगा। वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उम्मीद थी कि यूपी की सत्ता में बदलाव होगा और उन्हें सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन चुनावी नतीजे आए तो तस्वीर पूरी तरह से अलग थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार दोबारा बन गई और स्वामी प्रसाद मौर्य खुद अपनी सीट फाजिल नगर से चुनाव हार गए। यानी जिस राजनीतिक ताकत के भरोसे उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी, वो चुनावी नतीजों में दिखाई नहीं दी। जिसके बाद वो समाजवादी पार्टी में रहे, लेकिन रामचरितमानस और सनातन धर्म को लेकर उनके बयानों से बड़ा विवाद खड़ा हुआ। उनके बयानों से पार्टी के लिए भी राजनीतिक मुश्किलें बढ़ने लगीं, जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी उन्हें किनारे कर दिया और आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को भी अलविदा कह दिया। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, लेकिन वो राजनीतिक प्रभाव नहीं बना पाए जिसकी उनसे उम्मीद थी। यानी कहानी यहां आकर बेहद दिलचस्प हो जाती है। बीजेपी छोड़ी, सरकार बदलने की उम्मीद थी, अपना वोट बैंक साथ आने की उम्मीद थी, लेकिन न सरकार बदली, न अपनी सीट बचा पाए, न राजनीतिक प्रभाव पहले जैसा बना पाए, और आखिर में अपनी अलग पार्टी के साथ राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तो ये थे वो 10 नेता जिन्होंने कभी बीजेपी छोड़कर अपनी अलग राजनीतिक राह चुनने का फैसला किया था। किसी ने अपनी पार्टी बनाई, किसी ने कांग्रेस का हाथ थामा, किसी ने टीएमसी का साथ लिया, किसी ने समाजवादी पार्टी का रुख किया और किसी ने दावा किया कि उनके बिना बीजेपी कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन राजनीति का सबसे बड़ा सबक यही है, नेता कितना भी बड़ा क्यों ना हो, संगठन की ताकत को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। और इन नेताओं की कहानी में सबसे दिलचस्प बात यही है कि कई साल अलग रास्ते पर चलने के बाद उन्हें आखिरकार उसी राजनीतिक घर में लौटना पड़ा जिसे उन्होंने कभी छोड़ने का फैसला किया था। फिलहाल आज के स्पेशल सेगमेंट में इतना ही। आप जुड़े रहें राष्ट्रीय टीवी के साथ। नमस्कार।